हेलो एवरीवन, दिस इज पी रंजन एंड यू आर वाचिंग मी एट फोटो ऑन फिजिक्स फॉर ऑल। और आज का वीडियो है उसमें हम लोग बातें करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर का। डिफरेंट रूल्स है भाई साहब। हमने पढ़ाया था और हमने पढ़ा भी था कि वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने फॉर्मूला भी निकाला, प्रॉपर फॉर्मूला। ये सारा फॉर्मूला सब कुछ हो गया भाई साहब। हर रूल से फॉर्मूला वही आएगा, लेकिन रूल अलग अलग है। एक रूल हमने पढ़ा था ट्रायंगल्स लॉ, आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों में रिजल्ट सेम आएगा। सो दोनों में फ़र्क क्या है, मतलब क्या ज़रूरत है इसकी? तो थोड़ा सेंस से डेवलप करने के लिए इसकी ज़रूरत है, बाद बाकी कोई और एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। तुमने कहा ओके सर। और फिर हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और हो सके तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग इसी वीडियो में लगभग 3 चीज़ कवर करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और फिर पढ़ेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंड नेक्स्ट वीडियो में होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। से 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिजोल्यूशन और एक प्रोडक्ट हम लोग को जरूरत होता है वर्क पावर एनर्जी में, और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमें तब जरूरत होता है जब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग 4th चैप्टर पढ़ते हैं मोशन इन प्लेन। और हम लोग काइनेमेटिक्स तो पढ़ ही रहे हैं, तो काइनेमेटिक्स में टेंशन वाली बात नहीं है ना। काइनेटिक्स में टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि काइनेमेटिक्स में तो होल है, मोशन इन 1D, मोशन इन प्लेन, सब कुछ एक है भाई साहब। चलो, तुमने कहा ओके, नाम में क्या रखा है सर, काम करके बताओ। मैंने कहा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नाम दे रखा है पैरेललोग्राम। ये एडिशन कहता क्या है, सबसे पहले ये समझे। ये एडिशन कहता है कि अगर पैरेललोग्राम का 2 एडजेसेंट साइड किसी 2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, पैरेललोग्राम का 2 एडजेसेंट साइड किसी 2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, तो इसके बीच वाला डायगोनल, इसका बीच वाला जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट होता है। बीच वाला डायगोनल, इन्हीं के बीच वाला डायगोनल क्या होता है, रिजल्टेंट। मतलब इन्हीं के बीच वाला डायगोनल ये वाला है, ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। बस यही स्टेटमेंट है। इफ 2 एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स रिप्रेजेंट द 2 डिफरेंट वेक्टर्स, then their resultant will be the diagonals of parallelogram in between these 2 sides, which is in between these 2 sides सॉरी, इसी 2 साइड्स के बीच में वो पैरेललोग्राम होगा, तभी जाके क्या होगा, सॉरी वो डायगोनल होगा, तभी इसी को हम लोग बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तुमने कहा ओके सर, इसमें कोई बुराई नहीं है सर, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपने समझा। अब थोड़ा फोटो अच्छे से बना लें, और फोटो अच्छे से बनाने के बाद इसका हम लोग डायरेक्ट डेरिवेशन कर दे कि मान लो, चलो सब एक कलर से बनाएंगे ताकि समझने में आसानी हो। मान लो ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है ना। ये वाला वेक्टर मान लो बी है, ये वाला वेक्टर मान लो ए है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है ना। और हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करा। अब ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम में जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, तो साइड्स अपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो अगर ए वेक्टर बी है तो ए भी वेक्टर क्या होगा, बी। क्यों? क्योंकि पैरेलल है भाई साहब, एंगल सेम है। ये अगर एंगल थीटा बना रहा है, तो अगर यहाँ हम लोग देखें तो ये एंगल भी कितना बनाएगा, थीटा। और पैरेललोग्राम है तो लेंथ भी दोनों का क्या होगा, सेम। अगर ए है तो ये भी क्या होगा, ए। तो अभी ए पर नहीं जा रहे, यहाँ से यहाँ तक ए, और ये वेक्टर बी है तो ये वाला वेक्टर भी हमने क्या करा, बी। अब अगर वी वेक्टर है तो इसका लेंथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड बी, ये थीटा है। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। पैरेललोग्राम समझा मैंने क्या बताया था पैरेललोग्राम में, कि अगर 2 एडजेसेंट साइड किसी 2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, तो इनके बीच का जो डायगोनल होगा वही तुम्हारा रिजल्टेंट होगा। तो सबसे पहले रिजल्टेंट थोड़ा रेड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये वाला तुम्हारा रिजल्टेंट आर वेक्टर है, ठीक। तुमने कहा ओके सर, मेरे को कोई परेशानी नहीं है सर, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ये अगर वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यूँ होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, तो
अगर इसका मैग्नीट्यूड भी तो भाई साहब इसका भी मैग्नीट्यूड भी, ये दोनों पैरेलल है तो एंगल सेम होगा। तो मैंने एंगल अगर ये इनके बीच का थीटा है तो इनके बीच का भी एंगल क्या बनाया है, थीटा, क्योंकि इसी लाइन को मैंने एक्सटेंड करा है आगे तक। तुमने कहा सर कोई परेशानी नहीं है सर, यहाँ तक तो मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आया सर, आगे आप बताओ। फिर हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करेंगे, एक जैसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो ए बी है, अब हम लोग नाम दे देते हैं भाई साहब इसका पी क्यू आर एम, ऐसा नाम दे देते हैं। तो छोटा वाला ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल, और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल भाई साहब, आर क्यू एम में। तो देखो साइन थीटा क्या लिखोगे, साइन थीटा, तो तुम कहोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बी है। ध्यान से देखो साइन थीटा में ये तुम्हारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बी, तो मान लेते हैं परपेंडिकुलर इसको P और इसको मान लेते हैं B, है ना। बाद में P और B का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो P का वैल्यू क्या गया है, B साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम बात करें कि अगर हम लोग कॉस थीटा लिखे तो तुम क्या कहोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस सर आपका है B, तो मैंने कहा ठीक है, तो स्मॉल b क्या लिख सकते हो, B कॉस थीटा। तो तुम लिख सकते हो बहुत ही आसानी से, क्या लिख सकते हो भाई साहब, इस वाले को लिखोगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा b कॉस थीटा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या लिखोगे, b साइन थीटा। इसमें कोई समस्या कोई परेशानी नहीं, वीडियो में लास्ट तक शायद दिख रहा होगा, है ना। चलो दिख रहा है भाई साहब, वीडियो में लास्ट तक दिख रहा है। आगे आप बात करते हैं, अब बड़े वाला ट्रायंगल में नाम लेते हैं, इन ट्रायंगल। बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है भाई साहब, तो PQM, इन ट्रायंगल PQM फ्रॉम पाइथागोरस लगाओ और रिजल्ट ला लो। पाइथागोरस क्या करता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर h स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स ऑल। h स्क्वायर, h कितना है भाई साहब, तो तुमने कहा सर रिजल्टेंट r वाला h है, ये सर PQM की बात कर रहे हो, तो रिजल्टेंट वाला r वाला, तो r स्क्वायर इजकल टू, r स्क्वायर परपेंडिकुलर मतलब QM स्क्वायर, बेस मतलब PM स्क्वायर। आप ध्यान से देखो, r स्क्वायर इजकल टू QM स्क्वायर को अभी नहीं कुछ लिख रहे हैं, लेकिन PM स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, PM मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक PR प्लस RM का स्क्वायर, PR प्लस RM का होल स्क्वायर। इसमें कोई दो राय कोई परेशानी नहीं। चलो कलर मैं चेंज करता हूँ, अब ध्यान से देखना भाई साहब, R तो R स्क्वायर कर दो, लेकिन QM का वैल्यू हम लोग, अरे QM यही ना भाई साहब, B साइन थीटा, तो B साइन थीटा का भाई साहब होल स्क्वायर, मतलब वो स्क्वायर है। PR का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक A है, और यहाँ से यहाँ तक B cos थीटा, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। कैलकुलेट करोगे तो लेंदी कैलकुलेशन तो नहीं है, ध्यान से देखो, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, A प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो A प्लस बी का होल स्क्वायर का था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB है ना। A की जगह A है, B की जगह B cos थीटा है, इसलिए B स्क्वायर की जगह B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का है, और 2AB की जगह B cos थीटा, दैट्स ऑल। तो यहाँ आप कैलकुलेट करें तो बेचारे R स्क्वायर इजकल टू A स्क्वायर को सेपरेट कर लेते हैं और B स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, इस वाले B स्क्वायर और इस वाले B स्क्वायर में B स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा भाई साहब, साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। अब इसको एक बार और कैलकुलेट करो तो R का वैल्यू आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है भाई साहब, 1 प्लस 2AB cos थीटा, दैट्स ऑल। यही तो है, इधर इसका स्क्वायर मैंने हटा के इधर अंडर रूट कर दिया, यही फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला हमारा सेम आया, तुम कहेगा हाँ सर फॉर्मूला तो, अरे भाई साहब रिजल्ट सेम आएगा, तरीका अलग अलग हो सकते हैं लेकिन रिजल्ट तो सेम आएगा। तो चलो तुमने कहा कि सर ठीक है, अगर यहाँ पर tan अल्फा लिखो तो अल्फा क्या होता है, रिजल्टेंट ए के साथ जो एंगल होता है, रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं tan अल्फा। तो मैं नीचे स्पेस की कमी है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, देख ध्यान से। तो tan अल्फा क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये अल्फा है, पूरे बड़ा वाला ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, b साइन थीटा, तो लिखोगे b साइन थीटा प्लस a प्लस b cos थीटा, नीचे वाला बेस क्या है तुम्हारा a और प्लस b cos थीटा, दैट्स ऑल। अगर तुम चाहते हो नहीं सर मेरे को अल्फा नहीं सर बीटा लिखना है, क्या लिखना है, बीटा,
बीटा किसके साथ एंगल, बी के साथ। तो बीटा जब लिखोगे तो ठीक उसी तरह राम कहानी यहाँ पर परपेंडिकुलर रख के यहाँ पर करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये होगा ए साइन थीटा, ये वाला होगा बी कॉस थीटा, और ये वाला बीटा एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, लगे हाथ अगर मुझे tan बीटा लिखना पड़े तो क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। तो इस वाले में आपको tan अल्फा के साथ साथ tan बीटा भी आया। अल्फा क्या है, ए के साथ एंगल रिजल्टेंट का, बीटा क्या है, बी के साथ एंगल रिजल्टेंट का। तो यही है फिर सवाल तुम्हारा, ये बहुत ही निर्दोष सा सवाल जैसे कहते हैं हम लोग कि बहुत निर्दोष सा सवाल आपका ये है कि सर उससे काम नहीं चल रहा था, ये परेशान क्यों किया सर, ये सारा चीज़ परेशान कर दिया मेरे को सर, उसी से काम चलाते। मैंने कहा कि नहीं, देखो काम चल तो रहा था लेकिन अच्छे से नहीं चल रहा था, चल भी रहा था थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। हम कैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए भाई साहब, तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके इसका रिजल्ट तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे ही तुम वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लोगे, तुम्हारा स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो मैं अब आगे बढ़ूँ, है ना। तुमने कहा हाँ सर बढ़ जाओ। फिर मैंने बोला कि ध्यान से देखो इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग, दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है एडिशन ऑफ वेक्टर पर, वो क्या अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है और क्या ट्रायंगल से डिफरेंट है इसमें, वो सारा चीज़ देखने को मिलेगा, है ना। और फिर हम लोग लगे हाथ पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे, और फिर क्या, और फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भाई साहब। चलो तुमने कहा कि सर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ। सबसे पहला चीज कि ये आइडिया आया कि मान लो वेक्टर ए है कोई भी और वेक्टर बी है। अब वेक्टर ए और बी की जगह हम मान लेते हैं फर्स्ट फोर्स लग रहा है, फोर्स भी वेक्टर होता है, और सेकेंड फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट हमेशा इनके बीच में होगा। रिजल्टेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन द फोर्सेज, रिजल्टेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन द फोर्सेज। तो पहला आपको पता चला कि रिजल्टेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन द फोर्सेज, फोर्सेज के बीच में लाई करता है रिजल्टेंट हमेशा जो रिजल्टेंट है वो फोर्स F1 और F2 दो फोर्स है, फोर्स ले लो, कोई वेक्टर ले लो, जो भी इंडिविजुअल जिसका हम सम करते हैं उसके बीच में। हमने फोर्स का एग्जांपल लिया है, आप बहुत सारा ले सकते हो, फोर्स मोमेंटम कुछ भी, जो भी होगा रिजल्टेंट हमेशा दो वेक्टर के बीच में लाई करता है। रिजल्टेंट हमेशा इन दो वेक्टर के बीच में ही लाई करता है। जैसे अगर मैं बहुत सारा एग्जाम्पल लेना चाहूँ कि मान लो तुम्हारा दो हाथ है और इन दोनों हाथ को क्या करो, कोई दोनों तरफ से खींचे, है ना, एक ही डायरेक्शन में, तो तुम्हारा रिजल्टेंट बीच में ही होगा ना। मैं ऐसे बनाया कि मान लो तुम हो ये और इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो ना तो तुम इधर भागोगे ना तो तुम इधर भागोगे, तुम इसके बीच में कहीं भागोगे। हो सकता है जो ज़्यादा फोर्स लगेगा उसके तरफ ज़्यादा भागोगे, जो कम फोर्स लगेगा उसके तरफ कम भागोगे, लेकिन भागोगे तो भाई साहब बीच में ही भागोगे। कहाँ? बीच में ही। तो पहला पॉइंट आइडिया दे कि हाँ सर रिजल्टेंट वेक्टर ऑलवेज इन बिटवीन द टू वेक्टर्स। तुमने कहा ओके। दूसरा अगर पॉइंट देखें हम लोग, दूसरा पॉइंट हमें ये सिखाता है कि सपोज करो कि वेक्टर ए छोटा है और वेक्टर बी बड़ा है, तो जो रिजल्टेंट होगा किधर ज़्यादा झुका होगा, तो तुम कहोगे बी की तरफ। मैंने कहा देखो कैसे, पहले आप बनाओगे पैरेललोग्राम। क्या बनाओगे? पैरेललोग्राम बना दिया। अब पैरेललोग्राम में तुम खींचोगे डायगोनल, तो डायगोनल खींचो। अगर ए वाला एंगल अल्फा है और ए वाला एंगल बीटा है, तो देखो अगर मैंने अभी देखो मैग्नीट्यूड में क्या लिखा गया है कि b ग्रेटर देन ए। अगर b ग्रेटर देन ए है तो रिजल्टेंट जो r वेक्टर है किसके तरफ ज़्यादा झुका हुआ है? जो बड़ा है वहीं ज़्यादा खींचता है भाई साहब, जो बलवान है वो ज़्यादा खींचेगा, बस वहीं रिजल्टेंट को अपने तरफ मोड़ लिया तो b। अब जिसके साथ आप मोड़ लिया तो उसके साथ एंगल कम बनेगा ना। तो अगर b ग्रेटर देन इफ b ग्रेटर देन ए, देन बीटा ग्रेटर देन, या फिर कह लो अल्फा लेस देन बीटा। मतलब अगर मैग्नीट्यूड बड़ा हो तो भाई साहब इसके साथ एंगल छोटा होगा, अगर मैग्नीट्यूड छोटा हो तो एंगल बड़ा होगा। और क्यों? क्योंकि भाई साहब खींच लेता है। अगर मान लो ये सारा चीज़ है ऐसे,
तो अभी बहुत दूर है ना, एंगल कुछ बन रहा है, अगर खींच लूँ तो एंगल छोटा हो जाएगा ना, तो खींचने पर क्या होता है, एंगल छोटा हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिया कि जो वेक्टर बड़ा होगा, जो फोर्स ज़्यादा होगा, उसी की तरफ रिजल्टेंट। अवश्य बात है, मान लो कोई गाँव में कोई पंचायती हो रहा है और कोई एक बहुत बड़ा आदमी एक छोटा आदमी है, तो रिजल्ट किसके तरफ सुनाया जाता है भाई साहब, बड़ा आदमी की तरफ। ये अगर न्याय नहीं हो तो, न्याय हो तो अलग बात है, अदरवाइज न्याय नहीं हो तो वही होता है ना, बड़ा आदमी अपने तरफ खींच लेता है, वही वाला धंधा याद रखना। और 99.99% यही होता है, बड़ा वाला अपने तरफ खींच ही लेता है। सो बड़ा वाला अपने तरफ खींच लेता है, याद रखना, बड़ा वाला तो अपने तरफ खींचेगा तो एंगल छोटा, इस पॉइंट को याद रखना। ठीक, अगर मान लो मैं उल्टा कह दूँ कि A ग्रेटर देन B, देन A ग्रेटर देन B, देन अल्फा जो एंगल हो इस वाले के, इसी के फोटो के अकॉर्डिंग बोलना भाई साहब, इसी फोटो के अकॉर्डिंग बोलना, किसी और के नहीं। अगर A ग्रेटर देन, A बड़ा हो गया तो ना बीटा छोटा हो जाएगा, तो बीटा लेस देन अल्फा। इसमें कैसे A बड़ा बनाएंगे, मान लो इसको A बना दिए और ये B बना दिए, A तुम्हारा A है और A बना दिए B वेक्टर। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम खींचो भाई साहब। अब डायगोनल इसी बीच वाला होना चाहिए, तो डायगोनल तुमने खींचा, लीजिए सर डायगोनल मैंने खींच दिया, अरे थोड़ा तिरछा हो गया। ये वाला एंगल अल्फा बीटा होता था सर, और ये वाला एंगल अल्फा होता था। अब देखो इस वाले केस में A बड़ा है तो बीटा छोटा है ना भाई साहब, बीटा क्या एंगल छोटा है, तो अपने तरफ खींच लिया कि नहीं, रिजल्टेंट खींच लिया। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें डिस्कस करना था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, और दो चार चीज़ें आपको बताना था। बाद बाकी सब कुछ सेम होता है, रिजल्टेंट सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, ऐसा कुछ नहीं कि आप भाई साहब एक ही चीज़ को दो तरीका से निकालो, रिजल्ट तो सेम आना है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब वीडियो पॉज करके। अब पॉलीगन्स, मान लो अभी तक हम लोग दो दो वेक्टर को जोड़ते आए हैं, भले ही तरीका दो वेक्टर को जोड़ने का दो अलग अलग तरीका था। एक था भाई साहब ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन, हमने कहा ओके सर, और दूसरा था भाई साहब कौन, तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, तुमने कहा ओके सर। मैंने बोला कि चल ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, नाम से भाई साहब पॉलीगन, नाम से क्या दे रखा है, पॉलीगन। सो वीडियो पॉज करो तो पॉलीगन्स लॉ, नाम से देखो, नाम में रखा है पॉलीगन, बहुत सारा साइड्स होगा। सो पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको ये सिखाता है कि एक दो से ज़्यादा, मान लो दो वेक्टर को जोड़ रहे हो, दो या दो से ज़्यादा के लिए हो जाता, चार पांच हो जाता। तो पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि मान लो वेक्टर ए है, आपका ये वेक्टर बी है, तो आप जोड़ देते हो, वेक्टर सी हो जाए और ये वेक्टर डी हो जाए, तो बोलो क्या होगा भाई तेरे साथ। अब तो पॉलीगन्स कहता है कि देखो सबसे पहले आप जो भी वेक्टर हो, फर्स्ट और लास्ट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को मिला दो तो एक पॉलीगन बनेगा। क्या बनेगा, पॉलीगन। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को मिलाओ तो क्या बनेगा, पॉलीगन। और इसको मान लेना तुम रिजल्टेंट वेक्टर आर, और कहता है कि मान लो तुम्हारा वेक्टर ए था, तुमने बी सी डी माना, अब सबका सम जीरो होगा, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इजकल टू वेक्टर आर। तुमने कहा अभी बोला है सर डी जीरो होगा, तो मैंने बोला हाँ, अगर मिलाते उसी ऑर्डर में, आर के जगह तुम क्या लिखो, वेक्टर, इसी को मैं उल्टा पैटर्न पर लिख रहा हूं, देख, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी माइनस वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या है, जीरो। वही तो बोला है, लेकिन जो आर हम लोग ले रहे हैं ना, जब जीरो आपको कहना प्रूफ करना पड़े तो आर जो लोगे तो सेम सेंस में डी टू ए मिलाओ, ये तुम्हारा माइनस आर होगा। तो अगर तुम आर लेते हो, जब जीरो कहना हो, स्टेटमेंट ऐसे दोगे कि द सम ऑफ द ऑल, इफ all sides of polygon represents all the vectors, then sum of all these vectors is equal to 0 if they are in same order। अगर वो सेम ऑर्डर में, मतलब क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो भाई साहब एंटी क्लॉकवाइज, सभी हो तब। लेकिन मैंने बोला रिजल्टेंट निकालने का तरीका बताया तुम्हें, इनिशियल टू फाइनल मर्ज करो, और जो जितना बड़ा लेंथ होगा वो लेंथ, और जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन हो जाएगा, सिंपल। कितना भी पॉलीगन तुम देखो तो इसमें कितना, 1 2 3 4, 4 वेक्टर को मैंने जोड़ा है। अगर तुम 10 वेक्टर, तुम 50 वेक्टर जोड़ लो भाई साहब, तुम ऐसे कर दो,
वेक्टर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ऐसा यहाँ ला दो। मैं नाम नहीं लिखूंगा भाई साहब, और एक आड़ा तिरछा वेक्टर नहीं होता है, देखना सीधा सीधा जो होगा वही वेक्टर होगा। तो जो भी अपना यहाँ वेक्टर है, और मान लो फाइनल पॉइंट ए, इनिशियल पॉइंट ए था और ए फाइनल पॉइंट ए है, तो मैंने क्या सिखाया तुम्हें, क्या जोड़ना है, इनिशियल टू फाइनल। किधर भाई साहब, इनिशियल टू फाइनल। जो इनिशियल टू फाइनल जोड़ोगे ना वही रिजल्टेंट होगा। ये जोड़ दिया तो रिजल्टेंट होगा। तुम इतना वेक्टर को जोड़ा लेकिन रिजल्टेंट इतना ही छोटा आएगा आर, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी प्लस डॉट 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 डॉट, जो तुमको लिखना है वो लिख दो, है ना। तो पॉलीगन्स यही खाता है, पॉलीगन्स लॉ यही कहता है कि 3 वेक्टर हो, 3 से ज़्यादा हो, 4 वेक्टर हो, 4 से ज़्यादा हो, 10 वेक्टर हो, 10 से ज़्यादा हो, 2 वेक्टर पर भी पॉलीगन लगा सकते हो। ट्रायंगल्स लॉ पर भी मैं पॉलीगन लगा के प्रूफ करके दिखाऊंगा तुम्हें, ट्रायंगल्स लॉ में भी, ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो पॉलीगन्स लॉ क्या कहता है भाई साहब, कि अगर क्या हो, पॉलीगन्स लॉ में कहता है कि कोई भी पॉलीगन का ईच साइड अगर वेक्टर रिप्रेजेंट करता है तो सबका सम क्या होगा, 0। अगर नहीं बनता है पॉलीगन तो हम जबरदस्ती बनाएंगे पॉलीगन इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला के, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे तो उसको रिजल्टेंट बोल देंगे। पॉलीगन बनाने के उल्टा डायरेक्शन में जरूरत नहीं है, सीधा सीधा डायरेक्शन में पॉलीगन बना के हम लोग काम चला सकते हैं। सो पॉलीगन्स लॉ का स्टेटमेंट लिखना पड़े तो क्या लिखोगे, इफ द साइड्स ऑफ एनी पॉलीगन्स रिप्रेजेंट द different vectors then their sum must be equal to 0, must be equal to 0. this is called polygons law of vector addition। और इसकी हेल्प से हम लोग कैसे निकालते हैं भाई साहब, कि 10 15 5 50 जितना भी आपको दिया रहता है, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिलाओ और वही तुम्हारा रिजल्टेंट होगा। दूसरा तकिया कलाम कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक आध एग्जांपल के थ्रू हम लोग दिखाएंगे, और मैंने बोला है ट्रायंगल्स लॉ को भी इसी के थ्रू प्रूफ करके बताएंगे। तुम टेंशन में काहे आ गया, तुम्हें अगर ट्रायंगल्स लॉ याद होगा तब ना बउआ, नहीं याद होगा तो नोट्स को एक बार रिवाइज करो, वीडियो प्रीवियस वीडियो सबको देखो, वेक्टर जो भी वीडियो दे रखा है वेक्टर का उसको देखो, तो याद हो ही जाएगा, नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। मैंने बोला कि ट्रायंगल्स लॉ में तुम्हें ये सिखाया जाता है कि अगर 2 वेक्टर हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम सेंस में हो और एक वेक्टर सी अपोजिट सेंस में हो, तो कोई 2 सेम सेंस में वाला का मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर सी के बराबर, यही ना। अब इसको मैं प्रूफ करूंगा पॉलीगन्स लॉ से। पॉलीगन्स लॉ कहता है कि अगर मान लो कि वेक्टर बी ए है और ये वेक्टर बी है, और यही सेम सेंस में वेक्टर सी होता, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का सम क्या हो जाता है, 0। हमने यही नहीं सीखा है कि वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। अगर इन सेम सेंस में है तब भाई साहब, अगर मान लो वेक्टर सी सेम सेंस में नहीं है तो मान लो ऐसे है, तो ऐसे है वेक्टर सी, तो सेम सेंस में नहीं, तब इसका सम 0 नहीं होगा। तुमने कहा ओके सर, तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे ये लाना है, ट्रायंगल्स लॉ ये लाना है। तुमने कहा यही सर, ठीक है मानते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि सर ए प्लस बी हमको सी लाना है और आप पॉलीगन्स लॉ से लाओ, और मान लेते हैं वेक्टर हमारा ए बी और ऐसे है, ये वाला वेक्टर हमारा मान लेते हैं सी नहीं, मान लो वेक्टर डी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, वेक्टर डी। तो ध्यान से देखो क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी मस्ट बी इक्वल टू 0, या लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर डी, और माइनस वेक्टर डी इज नथिंग बट व्हाट, माइनस वेक्टर डी को बनाते हैं, आपको पता ही है किसी वेक्टर में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो वेक्टर क्या होता है, अपना डायरेक्शन अपोजिट कर लेता है, तो माइनस वेक्टर डी है। ये माइनस वेक्टर डी और वेक्टर सी यहाँ दोनों सेम है कि नहीं, तुमने कहा हाँ सर सेम है, तो हमने प्रूफ करा पॉलीगन्स लॉ से ट्रायंगल्स लॉ को, नथिंग बट ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, हेंस प्रूव्ड, है ना। तो हमने क्या प्रूफ करा है कि कोई भी लॉ, कोई भी पॉलीगन्स लॉ तो भाई साहब हर जगह वैलिड है, चाहे वो तुम्हारा क्या हो भाई साहब, चाहे वो तुम्हारा ट्रायंगल्स लॉ हो, चाहे तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, पॉलीगन्स लॉ से जब आप 12th में पढ़ोगे तो अच्छा क्वेश्चन रहता है। 12th में भी आपको वेक्टर पढ़ना है मैथ्स में, तो 12th में मैथ्स में जब वेक्टर पढ़ोगे तो बहुत सारा लेंदी और अच्छा क्वेश्चन रहता है। हमें उससे माने मतलब नहीं भाई साहब,
क्योंकि देखो बहुत सारे टीचर्स लोग क्या होते हैं कि आपको पीएचडी कराएंगे वेक्टर पर, 4 महीना पढ़ाएंगे और उसी में फी वसूलते हैं। चाहे वो हम लोग तो यूट्यूब पे भाई साहब हमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, हम उतना ही उससे लेंगे जितना हमें जरूरत होगा, उससे ज़्यादा पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं हो, हम उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। मान लो पढ़ लिए एक ही चीज़ पे बहुत सारा चीज़ पढ़ लिए, बहुत सारा ज़्यादा पढ़ लिए और आया गया कुछ नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना रिक्वायर्ड होगा। हाँ जानेंगे सब कुछ, कॉन्सेप्ट जानेंगे सब कुछ, नहीं जानेंगे कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन पीएचडी नहीं करेंगे भाई साहब। जो 12th का पोर्शन है वो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। सो चलो हमने देखा पॉलीगन्स लॉ। पॉलीगन्स लॉ 2 वेक्टर जोड़ते हैं या 3 वेक्टर, 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर, है ना। 2 वेक्टर को जोड़ने के लिए 2 लॉ तो ऑलरेडी है ही हमारे पास। कौन कौन सा लॉ है भाई साहब 2 वेक्टर को जोड़ने का? तुमने कहा अरे सर ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और सर पॉलीगन्स लॉ, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बहुत छोटा सा टॉपिक है ना, बड़ा नहीं है। फिजिक्स कहता है भाई साहब हमारे यहाँ कोई घटा वटा होता ही नहीं है, सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है। तुम कहते हो कि मेरे को ऐसे निकालना है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है, फिजिक्स कहता है नो 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 नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ये हमारे लिए नेगेटिव चीज है ही नहीं, हम तो हमेशा फॉरवर्ड जाते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। तो हम सोचेंगे ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। देख बात बराबर है या नहीं है। अब मान लो तुम्हें वेक्टर ए ऐसा दिया हुआ है और वेक्टर बी ऐसा दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। अगर तुम ए प्लस बी जोड़ोगे, इफ ध्यान से समझना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, बहुत आसान टॉपिक है ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बहुत आसान टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है, और बहुत एक बार समझ लिए तो कुछ है ही नहीं भाई साहब, सब कुछ वही है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंजिंग है। देखो ध्यान से, मैंने बोला वेक्टर ए इसको, वेक्टर बी इसको अगर हम लोग ऐड करते सॉरी ए प्लस बी करते, ए प्लस बी करते तो क्या लिखते हैं, वेक्टर आर, और ये जो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होता क्या होता है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होता, अगर मान लो मैग्नीट्यूड मैं इसके बगल में लिख रहा हूं, ऐसे नहीं समझ लेना, वेक्टर के बदले स्केलर होता है, तो क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इनके बीच का एंगल का कॉस, इनके बीच के एंगल का कॉस, यही ना लिखते। अगर ए प्लस बी होता तो अगर मान लो ए प्लस सी होता तो, आर होता तो क्या करते, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac और इनके बीच का एंगल। अगर डी होता तो डी, जेड होता तो जेड, क्यू होता तो क्यू, पी होता तो पी, जो कुछ भी होता भाई साहब वहीं लिख देते, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस हम लोग एक चीज का ख्याल रखते कि जो एंगल लिखेंगे उन्हीं दोनों के बीच में लिखेंगे, दूसरा किसी के बीच में नहीं रखेंगे। चलो एक चीज तुम एक जानते हो पहले कि मान लो ये वेक्टर ऊपर की तरफ आई कैप है, तो उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो नहीं तो इसके ठीक अपोजिट हो जाता है माइनस आई कैप। अगर जे कैप मान लेते हैं, ये जे कैप है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। इधर मान लो आई कैप है तो इसके ठीक माइनस साइन मल्टीप्लाई कर ठीक अपोजिट हो जाता है माइनस आई कैप, ठीक। तो आपको ये सब समझना पड़ेगा, किसी भी वेक्टर में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो वेक्टर 180 से घूम जाता है। कैसे, ध्यान से देखो, आई कैप था इधर, अब माइनस आई कैप इस साइड है तो कितना से घूम गया, 180 से। अब तुम क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे भाई एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, पहुंचना वहीं पर है। तुम क्लॉकवाइज भी घुमाओगे तो भी वहीं पहुंचोगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो भी वहीं पहुंचोगे, कहीं दूसरे जगह नहीं पहुंचोगे भाई साहब। तुमने कहा ओके सर, अगर जे कैप को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस जे कैप और 180 डिग्री घूमना पड़ेगा। तुमने कहा अच्छा ऐसा ऐसा, मैं कहूँ समझ लूँ कि एडजेक्ट अपोजिट। अब यहाँ a माइनस बी की जगह क्या है, b नहीं है भाई साहब, हमारा माइनस b है, तो माइनस अगर b ऐसे है तो माइनस b क्या लिखेंगे, एडजेक्ट अपोजिट। और एडजेक्ट अपोजिट क्या है, b नहीं है माइनस b। अब बताओ a और b के बीच का एंगल थीटा है, एक लाइन पे 180 डिग्री कौन, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर आपको लिखना पड़े कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b, अब ये भी लिखा है वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b। अब ये सब्ट्रैक्शन नहीं है, दो वेक्टर का एडिशन है और वेक्टर a है और साथ ही साथ माइनस b है, a है और साथ ही साथ क्या है, माइनस b। तुमने कहा ओके सर, अगर देयरफॉर अगर रिजल्टेंट का सर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड लिखना है ना, हाँ तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सर लिख सकता हूँ रूट ओवर, आपने सिखाया कि a के बदले c, b के बदले b हो तो b, c के बदले c, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा अच्छा, तो a स्क्वायर देखो प्लस b स्क्वायर, तुम कहोगे सर माइनस b फर्क कर दो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसे किया नहीं जाता है, प्लस 2ab
क्योंकि ए और बी मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस माइनस नहीं होता है। कॉस थीटा में लुच्चा आ गया भाई साहब, थीटा लेके 180। हम लोग किसको किसको जोड़ रहे हैं भाई साहब, ए और माइनस बी को। तो किसके किसके बीच एंगल देखेंगे, ए और माइनस बी, बी नहीं माइनस बी, और ए और माइनस बी के बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा। तो लिखेंगे कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। और एक फॉर्मूला होता है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा ही रह जाता है, लेकिन कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला, सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताओ भाई साहब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस कॉस थीटा माइनस ए प्लस और ए माइनस मिलकर नेक्स्ट टर्म में अगर हम लोग लिखना पड़े और तो हम लोग ऐसे लिखेंगे और इसी को याद रखेंगे, कुछ नहीं, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा भाई साहब। तो तुमने कहा कि सर ये तो सिमिलर आ गया एडिशन, बस एडिशन में यहाँ पे प्लस था और सब्ट्रैक्शन में यहाँ माइनस हो गया। मैंने कहा हाँ सही है भाई साहब, वही है भाई, दूसरा कुछ है ही नहीं। और जो रिजल्टेंट है माइनस वाला, उसमें बस कॉस थीटा के बगल में क्या लगा, प्लस था, प्लस वाले में माइनस रहेगा, माइनस वाला चलो भाई साहब कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। मैंने कहा ओके सर tan अल्फा के बारे में क्या ख्याल है। मैंने कहा कि मैं tan अल्फा यहां बताऊंगा, है ना। ये फॉर्मूला तो तुम जानते हो, नहीं जानते हो तो इतना बार लिखा, उस समय वीडियो पॉज करके थोड़ा पीछे कर लो, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। tan अल्फा की जगह हम लिखना पड़े तो tan अल्फा की जगह हम लोग लिखेंगे, क्या लिखते थे, बी साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह थीटा अब हमारा क्या हो गया, थीटा डैश, और थीटा डैश कितना है 180 माइनस थीटा। तो लिखेंगे बी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, है ना। दैट्स ऑल। तो tan अल्फा का फाइनल फॉर्मूला हमारे पास जो याद करने योग्य है, अभी फॉर्मूला लिखा है कि साइन में 180 माइनस थीटा नहीं बदलता है, वो साइन थीटा ही हो जाता है, लेकिन कॉस वाला बदल जाता है, माइनस हो जाता है। तो याद रखना है बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। क्यों माइनस आ गया भाई साहब, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। याद रखना एडिशन और सब्ट्रैक्शन का लगभग सब कुछ सेम है सिवाय माइनस का। और कहां माइनस लगता है, जहां कॉस रहेगा भाई साहब, साइन की जगह नहीं माइनस लगेगा। याद रखना जैसा एडिशन वैसा सब्ट्रैक्शन, बस आपको फॉर्मूला कैसे याद रखना है कि जहां जहां कॉस रहेगा उसी के बगल में प्लस वाला को जगह क्या करना है माइनस, बाद बाकी सब कुछ सेम, बाद बाकी भाई साहब सब कुछ सेम। तो आपने सीखा, ये थ्योरी है भाई साहब सब्ट्रैक्शन का। तुम कहोगे सर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट किधर आएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा ना भाई साहब। अभी अभी तो सिखाए हैं ना, क्या सिखाए हैं, अभी अभी तो सिखाए हैं भाई साहब, तुम भूल जाते हो क्या भूल जाते हो कि दो पैरेललोग्राम दो साइड है ना, तो रिजल्टेंट इसके बीच में ही होगा, कहीं 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 एग्जैक्ट बराबर नहीं हो कहीं, लेकिन इन बिटवीन ही होगा। तुमने कहा ठीक है सर मेरे को समझ में आया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि इसमें कराने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है ना, कोई ज़्यादा नहीं है कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराया जाए। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे और प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि सभी बच्चों को लाभ पहुँच पाए। सो वीडियो करते हैं।